नमस्कार। मैं प्रोफेसर अमिताभ बनर्जी। आज हम बात करेंगे कला का। अभी तक हम चिकित्सा कला की बात कर रहे थे, अभी हम बात करेंगे युद्ध, वॉर, आर्ट ऑफ वॉर। वॉर का क्या कला है, आर्ट ऑफ वॉर। और हम क्यों इसके साथ हमारा पैंडेमिक का, महामारी का, इसके साथ काफी मिलता जुलता है। जैसे लड़ाई में अच्छा प्लानिंग होना चाहिए, अच्छे से सोच के प्लानिंग होना चाहिए, अंधाधुंध नहीं होना चाहिए, अंधेरे में तीर नहीं मारना चाहिए। ऐसे महामारी में भी हमको सोच समझ के ये करना चाहिए, कदम लेना चाहिए। और इसमें हम कुछ ज्ञान हमको जो मिलिट्री लीडर्स, एक तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में काफ़ी अनुभव हुए थे, लड़ाई बहुत लंबी चली थी, दूसरा विश्व युद्ध, उससे काफ़ी हमारे पास लेसन्स है। इसके अलावा बहुत प्राचीन काल में, 2500 साल पहले, एक चाइनीस जनरल और फिलोसोफर जिनका नाम था सन तzu, उन्होंने काफी इसके ऊपर लिखे हैं, आर्ट ऑफ वॉर कैसे होना चाहिए। और उनका जो, उन्होंने कहाँ, उन जमाने में कागज कलम नहीं होते थे, उन्होंने बैम्बू के ऊपर लिखे थे, बैम्बू लीव्स के ऊपर लिखे थे या बैम्बू के ऊपर लिखे थे। और उससे कई लोगों ने उसको बाद में किताब के इसमें बनाया, उसका अध्ययन किया। और आज के तारीख में भी 2500 साल बाद भी जितने मिलिट्री ट्रेनिंग एस्टेब्लिशमेंट्स है, ऑफिसर ट्रेनिंग, मिलिट्री ऑफिसर्स को ट्रेन किया जाता है, आर्ट ऑफ वार उनके सिलेबस में रहता है पढ़ने के लिए। क्योंकि उन्होंने जो लिख गए थे, सन त्सू, चाइनीज जो ये थे जनरल, वो अभी तक अप्लाई होता है, खाली युद्ध में ही नहीं, वॉर में ही नहीं। मैं कई, मेरे पास उसके वर्जन्स है। ओरिजिनल वाला तो बहुत, ओरिजिनल तो बम्बू में था, पर एक उनका जो आर्ट ऑफ वार जो किताब है, एक हमारे जो हम लाइब्रेरी में जाते हैं वहाँ पे एक पूरा छोटा टेबल के साइज का है, इतना बड़ा किताब है। उसको ऐसे खोलो तो पूरा टेबल ढक जाता है, पन्ने इतने बड़े हैं। और तो वो तो उठा के हम ला नहीं सकते हैं, पर उसके कई और लोगों ने उसके बारे में इंटरप्रिटेशन किए हैं और लिखे हैं, कई किताबें हैं। और कुछ मेरे हाथ में है, एक तो टेबल साइज का मैंने बताया, और एक पॉकेट साइज का, क्या पॉकेट से भी छोटा, ऊपर वाले पॉकेट में भी आ जाएगा। ये देखिए, सन तzu का आर्ट ऑफ वार है ये, छोटा सा ये है ये। इसमें पर पूरे उसके जो फिलॉसफी है वो इसके अंदर कैप्चर किए हुए हैं। इसके बाद एक और किताब मेरे हाथ लगा है, अलग अलग लेखकों ने, इसका जो स्कॉलर्स है उन्होंने ओरिजिनल चाइनीज से ट्रांसलेट किया है। ये एक दूसरा है, इससे थोड़ा ज़्यादा ये है, इसमें है। और इससे भी थोड़ा ज़्यादा इसमें, ये थोड़ा आर्ट ऑफ वार, ये अलग अलग ऑथर्स हैं, अलग अलग ऑथर्स हैं। तो इसके बारे में हम बात करेंगे, पर पहले हम बात करेंगे सन तzu के बारे में हम बात करेंगे। और हम जैसे इसमें जो इनके जो लेखक है और इनके जो इंट्रोडक्शन में जो लिखा है कि ये जो आर्ट ऑफ वार है, ये कला खाली लड़ाई के मैदान में ही काम नहीं आता, वॉर का बहुत बड़ा एक उन्होंने डेफिनेशन दिया है। वॉर मतलब ये नहीं कि आप दूसरे से लड़ रहे हो, वॉर आपके, आपसे चालू होता है। आपके दिमाग में दो तरह के बातें आते हैं, आप किसी चीज में निर्णय नहीं ले, अच्छाई बुराई के ऊपर आपके इसमें लड़ाई चलता रहता है। आप, हर इंसान ये करे या नहीं करे, दो ऑपोजिट व्यूज से लड़ता रहता है, निर्णय नहीं ले पाता है।
अंदर बैलेंस नहीं रहता है, तो वॉर उससे चालू होता है। और ये कला आप अपने में लागू कर सकते हैं, बिगर दूसरे के संपर्क में आके। आप आधे टाइम खुद से लड़ते रहते हैं। तो आर्ट ऑफ वॉर एक स्पिरिचुअलिटी का है, एक प्रकार का हायर थिंकिंग का एक है, वे ऑफ लाइफ है ये। मैं इसका जब अध्ययन कर रहा था मैं, और इन्होंने भी जो कई जगह लिखे हैं। अभी हम क्या कर रहे हैं, हम अभी महामारी के साथ लड़ रहे हैं, बीमारियों के साथ लड़ रहे हैं। वो लड़ना आखिरी स्टेज है। आर्ट ऑफ वॉर में भी वो लिखते हैं कि जो अच्छा जनरल होता है वो बिगर लड़के जीत लेता है युद्ध को। तो हमारे मेडिसिन में भी जो अच्छे ये होंगे, वैद्य होंगे या अच्छे जो चिकित्सक होंगे, वो बिगर इलाज किए ही बीमारी से दूर रखेंगे आपको। ये शुरू में ये दिया हुआ है, ये छोटे से इसमें ही सबसे पहले दिया है। छोटे सा इससे मैं आज चालू करूंगा, फिर बाद में समय मिलेगा तो बड़े इसमें जाएंगे। इसी में इतना ज्ञान आता है कि आप सोच सकते हैं कि इसमें 2500 साल तक जो कि बाम्बू में लिखा था, अभी तक क्यों चल रहा है आर्ट ऑफ वार। और अभी तो आप व्हाट्सएप मैसेज 24 घंटे में गायब हो जाता है, और ये 24,000 साल से चल रहा है, 2400 साल से चल रहा है ये। 2400 साल, 2400 साल पुराना है। अभी भी इनके जो विचार अभी भी सनसू के चल रहे हैं, और व्हाट्सएप मैसेज 24 घंटे में गायब हो जाते हैं। स्टेटस करते हैं, क्या करते हैं आप लोग। तो दूसरा, थोड़े हम उतने पहले नहीं जाते हैं, हम थोड़ा जाते हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। एक जनरल थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के, हिटलर के जनरल थे। सोचो, अभी हिटलर के भी जनरल लोग, कुछ लोग अच्छे थे। उनमें से एक जनरल का नाम दिया, थोड़ा लंबा नाम है, कुर्ट वॉन हैमरस्किन इक्वार्ड। अब ये नाम जर्मन नाम है, जो भी है, एक जर्मन जनरल थे। और ये हिटलर के हमेशा अगेंस्ट रहते थे, हिटलर का आलोचना करते थे, हिटलर से सहमत नहीं होते थे ये। हिम्मत वाले होंगे, हिटलर से सहमत नहीं होना भी मतलब। और ये नाजी राज जो था, उससे भी सहमत नहीं थे। और शायद इनको बाद में मालूम है हिटलर क्या करते थे, जो लोग सहमत नहीं रहते थे इनसे। तो इनका क्या हुआ हमको अभी ठीक से याद नहीं है, पर इन्होंने जो कहा था वो अभी तक सोचने वाली बात है। वो जनरल थे जर्मन आर्मी में। उन्होंने कहा था कि हम 4 किस्म के अधिकारी होते हैं मिलिट्री में, जो ऑफिसर होते हैं, जो अधिकारी होते हैं। एक होते हैं जो कि चार 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 किस्म के होते हैं। चारों किस्म का क्या बताया था उन्होंने। एक तो होते हैं चालाक, होते हैं क्लेवर, इंटेलिजेंट होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं। दूसरे होते हैं मेहनती होते हैं। और तीसरे होते हैं मूर्ख होते हैं, मतलब ज्यादा दिमाग नहीं इस्तेमाल करते हैं। और चौथे होते हैं बिल्कुल आलस होते हैं, लेजी, काम नहीं करना चाहते। तो ये 4 टाइप के वर्किंग पीपल होते हैं, अधिकारी होते हैं। और इनमें दोनों का कॉम्बिनेशन रहता है। कुछ लोग क्या होते हैं, क्लेवर एंड हार्ड वर्किंग रहते हैं, मतलब 2 गुण पाए जाते हैं। 4 गुण बताए उन्होंने। एक है इंटेलिजेंट, एक हार्ड वर्किंग, एक नालायक, और एक आलस, लेजी। और हर अधिकारी में अधिकतर 2 गुण मिलते हैं, कॉम्बिनेशन मिलते हैं। एक कॉम्बिनेशन होता है इंटेलिजेंट एंड हार्ड वर्किंग, जो बहुत दिमाग अच्छा होता है, तेज दिमाग वाले और मेहनती भी होते हैं। तो ये जो लोग इंटेलिजेंट होते हैं, दिमागी होते हैं और मेहनती होते हैं, इनको हेडक्वार्टर में रखना चाहिए। इनको ट्रुप्स के साथ नहीं रखना चाहिए, इनको टीम के साथ नहीं रखना चाहिए। इनको हेडक्वार्टर में प्लानिंग में रखना चाहिए। दूसरे होते हैं जो कि नालायक होते हैं और काम भी नहीं करते हैं। और ये कहते हैं कि ये 90% लोग ऐसे ही होते हैं, जो कि अपना चल रहा है मिनिमम। अभी आपका कोई भी बड़ा ऑर्गेनाइजेशन में 90% लोग अपना काम करके बस जैसे टाइम खत्म हुआ भाग गए।
और लेजी होते हैं और ज़्यादा दिमाग की टेंशन नहीं लेते हैं, जो ऑर्डर आया कर लिया काम। तो 90%। तो वो कहते हैं कि ये भी काम आते हैं जो रूटीन काम के लिए, ये ठीक है। रूटीन ड्यूटीज में ज़्यादा ये नहीं लगता है, ऊपर से लोग बना देते हैं जो करना है। और तीसरे प्रकार के होते हैं जो कि बहुत इंटेलिजेंट होते हैं और आलस होते हैं, लेजी होते हैं। कहते हैं कि इनको लीडरशिप देना चाहिए, लीडरशिप ड्यूटी। ये वजह भी बताया उन्होंने। ये बताया कि इनको इतने इंटेलिजेंट है पर खुद नहीं काम करते, तो इनके नीचे जो लोग काम करेंगे उनको काम करना पड़ेगा। और अगर वो कुछ गलत काम करते हैं तो ये इंटेलिजेंट है तो वो उसको सुधार सकता है स्थिति को। और इंटेलिजेंट एंड हार्ड वर्किंग को लीडरशिप नहीं बनना है, क्योंकि वो सभी काम, वो हार्ड वर्किंग है तो सभी काम खुद करेंगे वो, और बाकी लोग सीखेंगे नहीं, गलती करके ही सीखता है। तो उसको दूर रखना है, उसको हेडक्वार्टर में रखना है कि वहाँ पे करो आप, अपना मेहनत करो और दिमाग से करो वो फिर। और जो लीडर है, जो कमांडिंग ऑफिसर या दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में लीडरशिप रोल में, इंटेलिजेंट पर लेजी होना चाहिए। वो खुद उसको डेलीगेट करना आना चाहिए, जिसको कहते हैं ना, नीचे वाले को काम करने दो, तभी जाके नीचे वाले स्ट्रांग होंगे, पूरी टीम स्ट्रांग होगी। और चौथा जो बताया है, वो बोला कि सबसे खतरनाक है। वो चौथा किस टाइप का होता है अधिकारी? वो नालायक होता है, स्टूपिड होता है, दिमाग ज्यादा नहीं रहता है, और हार्ड वर्किंग होता है। इसको कुछ काम नहीं देना चाहिए, कोई जिम्मेदारी नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये बहुत नुकसान करेगा। एक तो नालायक है तो मेहनत करेगा, तो गलत डायरेक्शन में इतना चला जाएगा कि इंटेलिजेंट आदमी भी वो उसको सुधार नहीं सकेगा। तो हमारे में ये देखा, जब देखा कि हमारे इसमें, इस महामारी में लगता है कि ये जितने भी स्टूपिड एंड हार्डवर्किंग लोग ऊपर चले गए थे। क्योंकि ये एक तो लड़ाई कर दिया डिक्लेयर महामारी में, वॉरियर वॉरियर सब हो रहे थे। और जो नुकसान हुआ, कॉस्ट हुआ लॉकडाउन का, कोई ने मैंने इतने स्टूपिड हैं कि देखे नहीं कि इसमें वायरस से क्या हो रहा है, जबकि आंकड़े आ गए थे वायरस से मृत्यु दर बहुत कम था, नॉर्मल। ऐसा नहीं कि बीमारी नहीं था, बीमारी था, पर ऐसे कई बीमारी है हमारे। अभी सभी बीमारी के लिए हम अगर लॉकडाउन और मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट करेंगे तो हम तो फिर भूखे मर जाएंगे। तो ये पैंडेमिक ऑपरेशन वार फुटिंग, तो ये लीडरशिप क्वालिटी की जरूरत थी इस महामारी में, सोच समझ के लेना था कि कौन से इंटेलिजेंट दिमाग इस्तेमाल करना था। जब आंकड़े आ गए थे कि भाई खाली जो एल्डरली है, मीडियन एज जो था इटली में, जिसके ऊपर घबरा गए थे, मॉडल बनाए थे 80 साल के लोगों में, ये किए थे नर्सिंग होम में। तो उनको केयर लेना था, उनको फोकस प्रोटेक्शन करना था। आम जो यंग लोग थे उनमें नॉर्मल फ्लू जैसा ही था, वो फ्लू से भी हल्का होगा। सो प्रेजेंट पैंडेमिक में ऐसे मेजर्स लिए गए। और जो वेस्टर्न एक्सपर्ट्स थे, हमने तो एक स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर से कहा भी था कि आप लोग ने महामारियां देखी नहीं है, हमारे यहाँ तो रोज ऐसे संक्रामक बीमारी होती है, हम लोग को मालूम है, पर आप लोगों के हिस्से हम लोग ये हो गए, दिशाहीन हो गए, तो आप लोग बिल्कुल स्टूपिड हो जहाँ तक ये संक्रामक बीमारियां ये है। तो उनको बैटल एक्सपीरियंस नहीं है, वो कई सालों से लड़ाई देखी नहीं है कम्युनिकेबल डिजीज, या फिर कोई दूसरा इंटरेस्ट हो जो कि। और वो क्या है, अभी भी हमारे दिमाग में ऐसा है कि वो जो कर रहे हैं, सीडीसी जो कर रहा है, डब्ल्यूएचओ में भी सब उन्हीं लोग के एडवाइजर्स हैं, एंथनी फॉची वगैरह, बिल गेट्स, डॉक्टर बिल गेट्स। तो अब उसी के लिटरेचर हम पढ़ते हैं और हम स्टूपिड एंड हार्ड वर्किंग की तरफ चले गए। तो ये तो था सेकेंड वर्ल्ड वॉर का। और हमने जब देखा, अगर आपने पढ़ा हो डॉन कियोटी की कहानी बचपन में, तो हमने ये भी लिखा है अपने किताब में, जो हमने सनसू से कुछ और ये वॉर इससे लिए हैं। हमने जैसे बताया ना, कोविड-19 के किताब में भी हमने एक चैप्टर लिखा है जिसमें हमने सनसू का जिक्र किया है। तो वो डॉन कियोटी और सांचो पांचा उसका जो चमचा था। तो डॉन कियोटी हर चीज में ये देखता था राक्षस और उसको अटैक करता था, विंड मिल में, इसमें। और तो ऐसे उन्होंने अभी किया है, जो
इस महामारी में एक वायरस आया था, ठीक है, कहीं से भी आया हो, लैब से आया हो, जो भी आया था, पर उसका जो बिहेवियर था वो एक आम वायरस जैसा था। तो इतना बड़ा, और फिर मास टीकाकरण सबको लगा दिया, जबकि जिनको जो कि, तो ये ठीक से लीडरशिप नहीं था। अगर मिलिट्री लीडरशिप देखा जाए तो ये मिलिट्री लीडरशिप, ये आर्ट ऑफ वार जो है संसू का, ये तो मैंने कहा था कि इसमें मिलिट्री स्कूल्स में पढ़ाते हैं। पर ये आपको शायद मालूम भी होगा, आप लोग जो काम करते हैं बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस में, बड़े बड़े ये फर्म्स में, जितने भी आपके लीडरशिप ट्रेनिंग में भी ये काम आता है। इसमें जो विचार दिए हुए हैं ये आपका, क्योंकि आर्ट ऑफ वॉर क्या है, लड़ाई में क्या होता है, वॉर में क्या होता है, एक ऊपर जो कैप्टन होता है या जो कमांडर होता है, ट्रुप्स उसके नीचे होते हैं, सबको साथ लेके चलना है, तभी लड़ाई जीती जाती है। तो उसमें लीडरशिप स्किल्स, चाहे वो लड़ाई के मैदान में हो या फिर आपके ऑफिस में हो या बड़े कॉरपोरेशन में हो, वहाँ भी जो लीडर होता है वो जितना अपने टीम को साथ ले चलेगा, वैसे ही उसका आउटपुट, उस ऑर्गेनाइजेशन का एफिशिएंसी बढ़ जाएगा। और ऐसे सेलेक्ट करना है, जो टॉप लीडर होता है उसको सेलेक्ट करना है, जो इंटेलिजेंट है पर लेजी है उसको मैनेजर बनाओ। वो नजर रखेगा, दूसरे लोग काम करेंगे, गलती करेगा तभी जाएगा, ऐसे में हार्ड वर्किंग वाले को दूर रखो, इंटेलिजेंट एंड हार्ड वर्किंग वाले को। और जो ऑर्डिनरी एवरेज है उनको एवरेज काम दो, बहुत एवरेज काम रहते हैं हर ऑर्गेनाइजेशन में, रूटीन काम कई रहते हैं। मैनेजर उसी को बनाओ जो इंटेलिजेंट है और लेजी है, बाकी 90% टोटल बनना रहते हैं काम। और जो बहुत ही मेहनती है पर अकल कम है उसको किनारे करो। और जो बहुत इंटेलिजेंट है, हार्ड वर्किंग है, वो कंसल्टेंट बनाओ उसको, डायरेक्ट वो नहीं जाना है उसको, क्योंकि सभी काम खुद कर लेगा वो। तो ये तो हो गया। अभी सेकेंड वर्ल्ड वॉर का हमने बताया, एक जनरल्स थे, नाम तो अभी मैं भूल गया, इतना लंबा नाम था। और अभी मैं संसु के कुछ बात करता हूँ, अभी छोटे से इससे मैं चालू कर रहा हूँ, अब इससे थोड़ा आपको आइडिया मिलेगा। इन्होंने जो ट्रांसलेटर ने जो इंट्रोडक्शन दिया है, जो भाव बताया है, संसु के भाव बताया है, कि संसु कहता है कि जो अच्छा जनरल होता है, जो मिलिट्री लीडर होता है, वो कहते हैं कि 100 बैटल जीतना, 100 लड़ाई जीतना बहुत हीरोइक है, काफी हीरो का काम है, 100 बैटल जीतना, 1000 बैटल जीतना, ये बैटल जीतना। पर वो कहता है कि असली जनरल वही है, बेस्ट जनरल जो है, सबसे उत्तम जनरल वही है कि जो 1000 बैटल जीत जाए बिगर एक बूंद खून बहाए, बिगर लड़े, विदाउट फाइटिंग, जो 100 बैटल जीत जाए, वही असली जनरल है। और ये आप अगर आर्ट ऑफ वॉर का पढ़ेंगे, ये लगेगा कि लड़ाई करने के लिए बोल रहे हैं, पर ये लड़ाई कैसे न किया जाए उसका कला है, कैसे जीता जाए दुश्मन को बिगर लड़े। और इसमें, और इसको कहते हैं कि इसका जो शुरू में जो ट्रांसलेटर है ये थॉमस क्लियरी है, ये वाले छोटे वाले इसके ट्रांसलेटर के, इन्होंने लिखा है कि एंशियंट चाइना में ऐसे काफी ज्ञान होते थे, ऐसे विचार होते थे। तो एक ओल्ड स्टोरी है, चाइना का एक ओल्ड स्टोरी है कि एक चिकित्सक थे, द फिजिशियन, एक डॉक्टर थे, जिसका रेपुटेशन इतना हो गया कि डॉक्टर बोले चाइना में तो वही है, मतलब वो सबसे फेमस डॉक्टर था चाइना में अपने जमाने में, 3000 साल पहले, मेडिकल साइंस इन चाइना। तो उससे पूछा गया कि उसके जो फैमिली था, उसका परिवार में 3 डॉक्टर थे, तीनों भाई डॉक्टर थे। तो उससे पूछा गया, जो सबसे फेमस डॉक्टर था, उससे पूछा गया कि आपके में से कौन सबसे अच्छा डॉक्टर है।
तो उसने जवाब दिया कि मेरा जो सबसे बड़ा भाई है, ये बीमारी को होने के पहले ही देख लेता है बीमारी की। और जो भी फैक्टर देख लेता है, वो रिस्क फैक्टर देख लेता है कि जिससे बीमारी होता है, वजह देख लेता है इससे बीमारी हो सकता है, और उसको हटा देता है, तो बीमारी होता ही नहीं है। उसके जितने मरीज है, मरीज होते ही नहीं है, मतलब जितने उसके लोग उसके पास आते हैं, उनको बीमारी होने के पहले ही वो बीमारी का जड़ निकाल देता है। तो उसका मरीज मरीज नहीं रहते हैं, हेल्दी रहते हैं। मतलब वो लगता है प्रिवेंशन करता होगा, लाइफस्टाइल वगैरह। और कहते हैं कि उसको घर के बाहर कोई जानता ही नहीं है, उसको उसका नाम ही नहीं हुआ। फिर बोलता, दूसरा जो भाई है मेरा, नंबर 2, वो बीमारी को शुरू शुरू में ही पकड़ लेता है। जैसे बीमारी हो जाता है, बीमारी को रोक नहीं पाता है, और उसको बहुत जल्दी से ठीक कर देता है। और उसका जो नाम है, मोहल्ले के बाहर नहीं जाता है। और तीसरा बोला मैं, जो सबसे फेमस डॉक्टर है। मैं तो बड़े बड़े प्रोसीजर करता हूँ, ट्यूमर निकालता हूँ, वेन में पंचर करता हूँ, बड़े बड़े दवाइयाँ लिखता हूँ, स्किन का ट्रीटमेंट करता हूँ, और बड़ा कॉम्प्लिकेटेड बीमारी ठीक करता हूँ। और मेरा नाम राजाओं तक जाता है, लॉर्ड्स, मेरे को बड़े बड़े राजा बुलाते हैं। तो ये मैं देख रहा था कि आज के तारीख में भी यही है। जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर में जो डॉक्टर बैठा है, जो पहले ही इलाज कर देता है, या साफ पानी, साफ न्यूट्रिशन, हेल्थ, लाइफस्टाइल, वो डॉक्टर को कोई नहीं पूछेगा, क्योंकि उसके मरीज ही नहीं होते हैं। फिर दूसरा डॉक्टर थोड़ा प्रैक्टिस करता है, थोड़ा उसको। और जो ये बड़े बड़े आजकल कॉर्पोरेट अस्पताल, टर्शियरी केयर में ट्रांसप्लांट के नीचे बात ही नहीं होता। किडनी खराब हुआ, किडनी ट्रांसप्लांट, हार्ट ट्रांसप्लांट, लिवर ट्रांसप्लांट, ये सब बीमारी रोकने का नहीं है। इनको जब होगा तब ट्रांसप्लांट कर देंगे। तो इनका नाम पूरे दुनिया में फैला हुआ है। मेडिकल टूरिज्म $1 बिलियन बिजनेस बन गया है। इंडिया में सबसे अच्छा ट्रीटमेंट होता है, मेडिकल टूरिज्म होता है सबसे अच्छा, मतलब ट्रीटमेंट मिल जाता है वर्ल्ड में। और बहुत कंपेयर टू वेस्टर्न कंट्रीज, वेटिंग लिस्ट कम है, वेटिंग लिस्ट कम है, और आपका सस्ते में होता है। एक तिहाई 10 गुना सस्ते में होता है, जो भी ये होता है। और हमारे डॉक्टर्स भी इसमें बहुत ये हो गए अभी, सक्षम हो गए हैं, क्योंकि ये इसमें सबसे ज्यादा नाम होता, तो इसी तरफ जा रहे हैं सब डॉक्टर्स। कोई जनरल प्रैक्टिशनर, प्राइमरी केयर, ये वो। तो ये मैं आर्ट ऑफ वार, हम ठीक से नहीं हो सकता है अगर हम बीमारी से लड़ेंगे। तो हम अभी अच्छे नाम की तरफ जा रहे हैं। जो जनरल बहुत लड़ाई जीत रहा है, खून खराबा किया, अलेक्जेंडर से लेके नेपोलियन से ले, जो जनरल ऐसे ही जीत गया, उसका नाम नहीं होगा। जो डॉक्टर बीमारी नहीं होने देगा या शुरू शुरू में ठीक करेगा, उसका नाम नहीं होगा। जो डॉक्टर बिल्कुल कॉम्प्लिकेटेड को ठीक करेगा, बड़े कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी करेगा, है जरूरत है, ऐसा नहीं है जरूरत नहीं है, पर आजकल वो ज़्यादा उसी में ज़्यादा जाता है। प्रिवेंशन, अर्ली ट्रीटमेंट की बात ही नहीं होती है। हमारे हेल्थ सर्विसेज ये ऐसे है ही नहीं। और आर्ट ऑफ वार का दिया है, आर्ट ऑफ वार जानना जरूरी है। ये स्टार्टिंग में ही दिया है, पहले चैप्टर में ही। आर्ट ऑफ वॉर इज इम्पोर्टेंट टू द नेशन। नेशन के लिए आर्ट ऑफ वॉर जरूरी है। आर्ट ऑफ वॉर में हम महामारी से लड़ने का भी आर्ट को इंक्लूड कर रहे हैं, ताकि वो भी अभी वॉरियर तो बना दिया आपने, कोविड वॉरियर्स। तो हम सोल्जर हैं, तो हमको वो कला सीखना चाहिए हर डॉक्टर को। इट इज अ मैटर ऑफ लाइफ एंड डेथ, जिंदगी और मृत्यु का सवाल है। और आपने देखा कि अगर ये स्टूपिड एंड हार्ड वर्किंग लोग ऐसे गाइडलाइंस बनाएंगे, तो कितने लोग एक्चुअल गोली से नहीं मरते हैं, एक्चुअल वायरस से नहीं मरे बीमारी में, पर भूखमरी से मर गए, माइग्रेशन से मर गए, पैदल जाना पड़ा, उससे मर गए, साइकोलॉजिकल डैमेज हो गया, डोमेस्टिक वायलेंस हो गया, बहुत कुछ हुआ है। सो इट इज, इसीलिए आर्ट ऑफ वार जानना जरूरी है, कहते हैं ये हर नेशन के लिए जरूरी है। और 5 चीज बताया इसमें, काफी कुछ दिए हैं जो हमारे महामारी में आ जाते हैं। जैसे आपको टेरेन देखना, क्लाइमेट देखना, ये देखना, उसके बाद प्लान बनाना है। इसीलिए हम कहते हैं ना कि
हर कंट्री का क्लाइमेट टेरेन सब अलग है। जो अच्छा जनरल है तो वो, अभी देखिए, आर्मी भी जब लड़ता है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ रहता है जो अपना वो बनाता है पॉलिश। पर जो एक्चुअल जो दुश्मन के साथ जो सामना करता है, वहाँ का जो कमांडिंग ऑफिसर होता है वो उधर का जो मौका आदेश, मौका वारदात पे क्या है, कैसा क्लाइमेट है, एनिमी उस अपना डिसीजन वो लेता है। उधर से गाइडलाइन नहीं आता कि आप ऐसे ही करोगे। तो ऐसे अगर पैंडेमिक का ट्रीटी बना रहे हैं जिसमें कि एक गाइडलाइन सोच रहे हैं, तो आर्ट तो है ही नहीं उसमें। वो तो ब्यूरोक्रेसी हो गया। स्टूपिड एंड हार्ड वर्किंग लोग ऊपर बैठे हैं, उन लोग ही बनाएंगे। क्योंकि ये महामारी में तो देखा कितना हमारा नुकसान हुआ। क्योंकि जो बैठे हैं वो एक्सपर्ट नहीं है। जो डब्ल्यूएचओ का डायरेक्टर है वो मेडिकल नहीं है, उसका क्वालिफिकेशन मेडिकल नहीं है। और किसके बात सुनता है वो? डॉक्टर बिल गेट्स था, वो उसका कोई डिग्री नहीं है, ना मेडिकल ना इंजीनियरिंग। पर वो सबसे ज्यादा उसका वो ये है, एक प्रकार से सेल्फ स्टाइल जनरल हो गया है वो। लड़ाई पैंडेमिक लड़ने का किताब भी लिखा है उसने, हाउ टू फाइट द नेक्स्ट पैंडेमिक। और हाउ टू फाइट द नेक्स्ट पैंडेमिक में इसमें एक पैराग्राफ में सब आ जाता है। ये संसू का किताब है, उसका मैं अभी कौन से पन्ने में नहीं है, पर उसके मैं विचार बता देता हूँ। संसू ने कहा है कि आपका ये तो दुश्मन तो आएंगे आपके, तो दुश्मन आएंगे तो हमारा मतलब वायरस आएगा। अभी जो ये इन लोग अलर्ट दे रहे हैं ना, पहले से डरा दे रहे हैं, तो डराने का नहीं है, सबको साथ लेके चलना है, ऑनेस्टली लेके चलना। वो कहता है दुश्मन आएगा, पर आप अगर अपना पोजीशन इतना स्ट्रांग कर ले, इफ यू मेक योर पोजीशन अनअसेलेबल, स्ट्रांग कर ले अपना पोजीशन, डिफेंस बहुत स्ट्रांग कर ले, आपका पोजीशन स्ट्रांग कर ले, तो आप हजारों बैटल में, हजारों लड़ाई में भी आपको कोई हरा नहीं सकता है। आने दो दुश्मन को, पर आपका पोजीशन स्ट्रांग होना चाहिए। ये आर्ट ऑफ वार का आखिरी में उसने ये दिया है कि अब हम अपने, अगर महामारी से हमको डराया जा रहा है, तो हमारा पोजीशन तो बहुत कमजोर है उस हिसाब से। हमारा पोजीशन कैसे स्ट्रांग होगा? हमारा पोजीशन स्ट्रांग होगा जब हमारे पास वो नंबर वन नंबर टू के जो डॉक्टर्स हैं जो कि बीमारी होने ही नहीं दें। क्योंकि अभी आपने जो महामारी के आंकड़े देखे, सबसे ज़्यादा मौतें कहाँ थी इस महामारी से? जहाँ पे अनहेल्दी थे लोग, वेस्टर्न कंट्रीज में थे, तो वो उनका डिफेंस ही नहीं था। और हमारे यहाँ क्या हुआ था? हमारे यहाँ भगदड़ मच गया था। क्यों मच गया था? कि हमारे यहाँ हमारे प्राइमरी हेल्थ सेंटर में डॉक्टर नहीं है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं है, सब शहर की तरफ भाग रहे हैं। और सब कहाँ थे? कॉर्पोरेट अस्पताल में डॉक्टर हैं जो कि बड़े बड़े इलाज करते हैं, तो ये सब बेड खाली कर दिए, उसमें भर गए। तो उनको भी अच्छा हो गया, कॉर्पोरेट वाले का सब तो बंद कर दिया था, सब दूसरा बीमारी मरीज देखना। तो इधर आ गए, तो उसमें क्या भगदड़ मच गया, उसी से काफी संक्रामक फैल गया और स्टैम्पीड हो गया, डर हो गया, ये हो गया, भय से घर घर छोड़ के आ रहे थे। तो हमारा मतलब अगले महामारी के लिए हम तैयार नहीं हैं जब तक हमारा प्राइमरी हेल्थ सेंटर में, जो बोर्ड कमेटी ने इंडिपेंडेंस के टाइम बोला था कि वहाँ पे 75 बेड हॉस्पिटल होना चाहिए, 6 स्पेशलिस्ट होना चाहिए, डिस्ट्रिक्ट लेवल में पूरा टर्सरी हॉस्पिटल हर डिस्ट्रिक्ट में होना चाहिए, ब्लॉक लेवल में भी 500 बेड का, 200-300 बेड का अस्पताल होना चाहिए जहाँ स्पेशलिस्ट हो, ब्लॉक लेवल। अभी तो ये हाल है, डिस्ट्रिक्ट लेवल में पूरे डॉक्टर नहीं है। कॉम्प्ट्रोलर ऑडिटर जनरल के रिपोर्ट में 20%, 30%, 40% मेडिकल स्टाफ, इक्विपमेंट्स, डॉक्टर्स का शॉर्ट है। पूरे कंट्री में बराबर होने चाहिए। अभी हमारे यहाँ जितने डॉक्टर्स हैं सब शहरों में हैं, और वो भी कॉर्पोरेट अस्पताल में, वो हाई टेक मेडिसिन प्रैक्टिस करते हैं। और लोग को प्राइमरी सेकेंडरी केयर नहीं मिलता, हेल्थ लाइफस्टाइल का एडवाइस नहीं मिलता, और दूसरे अनहेल्दी डाइट से, तो वो टर्सरी स्टेज तक आ जाते हैं। उनको हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज डायबिटीज होके तब उनके किडनी डैमेज, लीवर डैमेज, फैटी लीवर, ये लीवर सब हो जाता है। वो पहले होने नहीं देना था। ऐसे डॉक्टर बनने थे जैसे चाइनीज के तीन बड़ा भाई जैसा, या दूसरा भाई, तीसरा भाई, अभी सब तीसरे भाई वाले कॉर्पोरेट अस्पताल में। क्योंकि आजकल क्या है कि वॉरियर्स नहीं है। पहले वॉरियर, आर्मी का मैं मेडिसिन मेडिकल वॉरियर की बात करता हूँ। आर्मी मेडिकल वॉरियर्स क्या होते थे? जैसे असली वॉरियर होता है, अपने देश के लिए जान देते थे, पैसे के लिए नहीं। तो अभी जो डॉक्टर है वो वैसा वाला नहीं है। एक तो उसको एडमिशन में भी करोड़ों रुपए लग जाते हैं, मतलब मेडिकल एजुकेशन में पूरा करने में
50% प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है। 1 करोड़ से ज़्यादा खर्चा हो जाता, तो 1 करोड़ उस कमाएगा कैसे, वापिस कैसे करेगा, लोन लिया है। तो उसको तो टर्सरी केयर डॉक्टर ही बनना है, उधर जाएगा कहाँ उसको पैसे, तो ऑलरेडी वो उधारी में रहता है। तो हमारा सिस्टम फेलियर है। और सब हमारे जो होते हैं, सब हमारे डॉक्टर्स है, 80% 90% हमारे डॉक्टर्स जो, वो सब शहरों में, बड़े बड़े शहरों में। और हमारे 70% 60% पॉपुलेशन रूरल एरिया में है। तो हम अगला महामारी, हमारा पोजीशन जो कहा था, संसू ने जो कहा था कि हमारा पोजीशन को पहले स्ट्रॉन्ग करना है, तब हम कोई भी बीमारी आए। तो अभी हमारा ऐसा ही है, फिर से महामारी आएगा, फिर भागदौड़ मचेगा, और लोग अनहेल्दी हो रहे हैं, ओवरवेट हो रहे हैं, ये हो रहे हैं। तो और फिर आप काय में कंसंट्रेट कर रहे हो, आप गोली बारूद में कंपेयर, गोलियां गोलियां बुलेट, मतलब टीके टीके टीके। तो जनरल वो खून बहाने के लिए, मतलब प्रॉफिट के लिए, पहले आर्म्स रेस होता था, या फिर उसमें जरूरत ही नहीं होना चाहिए आपका। अगर आपके हेल्थ सर्विसेज अच्छे हो, तो आप अगले लड़ाई की तैयारी कर रहे हो, जैसे आप गोला बारूद इकट्ठा कर रहे हो। पहले से टीका बना लो, पहले से ये कर लो, पहले से आप ये करो। तो वही पहले से ये करो, आपका जो डिफेंस है ना, वो ठीक होना चाहिए। मिलिट्री फोर्सेस भी क्या होते हैं, उनके जो सोल्जर्स हैं, वो दुश्मन के साथ रहते हैं, वो हमारे दुश्मन के नज़दीक रहते हैं, जहाँ जहाँ बॉर्डर है। आपके जो डिप्लॉयमेंट होते हैं, जो एक्टिव फाइटर्स होते हैं, जो ट्रेंड सोल्जर्स होते हैं, वो 80-90% सब, 80% आपके बॉर्डर में होते हैं, JNK नॉर्थ ईस्ट, जहाँ पे ये है, जैसे अभी कुछ सिंदूर हुआ हुआ इमीडिएटली मोबिलाइज हो जाते हैं। ट्रेनिंग सेंटर सेंट्रल इंडिया में रहते हैं, और साउथ इंडिया में ट्रेनिंग सेंटर्स हैं। पर जो एक्चुअली ये है, वो सोल्जर ही है। अब हमारे यहाँ क्या हो रहा है, हमारा जो मेडिकल प्रोफेशन में जो ट्रेनिंग सेंटर्स है, मतलब मेडिकल कॉलेजेस है, वो भी बड़े बड़े शहरों में है। और वहाँ से वॉरियर निकल के, डॉक्टर निकल के वहीं पे जाते हैं, वो बॉर्डर में जाते ही नहीं है, जहाँ पे मरीज है, जहाँ पे बीमारी है, जहाँ पे आपके दुश्मन है, जो बीमारी से आप लड़ रहे हैं ना, वॉरियर हो ना आप, अपने आप को वॉरियर, वहाँ कोई नहीं जाता है। क्योंकि वो जा ही नहीं सकता, एक तो जो भी है उसको कोई इंसेंटिव नहीं, उसको कोई ये नहीं। दे तो सब जाएंगे आर्म फोर्सेज में, मेडिकल ऑफिसर्स जाते हैं, रिमोट एरियाज में रहते हैं, हाई एल्टीट्यूड में रहते हैं, -40 50 में नए नए मेडिकल ऑफिसर्स को रहना पड़ता है। और सिविलियन को भी ट्रीटमेंट देते हैं। मैं जब आर्म फोर्सेज में था, मैंने भी दिया, नॉर्थ ईस्ट में दिया, JNK में दिया। अगर आपने ऐसे किया जिसमें कि एटलीस्ट कुछ रोटेशन किया, कि इतने साल आपको करना, उसी के बाद PG सीट मिलेगा, तो सब कर सकते हैं। पर अभी हो नहीं रहा है, सब कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। पैसे वाला ही मेडिकल में आ सकता है, तो वो इन्फ्लुएंशियल रहता है। वो तो रूरल पोस्टिंग जाने से हिचकिचाता है। तो और वॉरियर का ये भी है, हमने महामारी के टाइम देख लिया, अगर आपकी फौज में लड़ाई हो रही है, तो आप ट्रेनिंग सेंटर बंद नहीं कर देते हो। अब महामारी में क्या किया कि मेडिकल स्टूडेंट्स को घर भेज दिया, मेडिकल कॉलेज भी बंद कर दिया। अभी भाई आप फिर, महामारी में तो लड़ाई हो रही है, आप लड़ाई के टाइम ट्रेनिंग सेंटर बंद कर दोगे क्या, NDA बंद कर दोगे, ये बंद कर दोगे? तो ये तो बिल्कुल हम आर्ट ऑफ वार को हम नज़रअंदाज कर रहे हैं, और इससे हम कभी, कोई महामारी आती रहेंगी। अगर हमारा आर्ट ऑफ वार, जैसे हमारा सुरक्षा अच्छा है, सुरक्षा मतलब हमारे हेल्थ सर्विसेज अच्छे हैं, तो कोई बीमारी ऐसा महामारी का रूप धारण कर ही नहीं सकता। शुरू में ही ठीक हो जाएगा, चाहे कितने भी ये बीमारी हो, फैलेगा नहीं। हेल्थ सर्विसेज ही नहीं है, लोग फैलाते हैं, भागे भागे आते हैं शहर की तरफ। और अभी तो इतना बुरा हाल है, आप छोड़ो, अभी तो हम कर रहे हैं प्राइमरी हेल्थ सेंटर, डिस्ट्रिक्ट। अभी तो इतना बुरा हाल है पब्लिक हॉस्पिटल्स का, कि 2 दिन पहले पेपर में आया था, एम्स से डॉक्टर छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, एम्स। सोचिए, एम्स न्यू दिल्ली से डॉक्टर छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। गवर्नमेंट गवर्नमेंट सर्विस है एम्स। हम जब थे, एम्स तो हम फोकट में काम करने के लिए हम तैयार हो जाते, इतना नाम था, इतना हमको फक्र होता, मैंने एम्स वालों को इतना फक्र होता था। क्या हो रहा है अभी, एम्स को छोड़ के जा रहे हैं, मतलब जब एम्स में काम करने के लिए तैयार नहीं है गवर्नमेंट सर्विस में डॉक्टर, तो वो कहाँ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, प्राइमरी एंड में जाएगा। कुछ तो बहुत गलत हो रहा है, कुछ तो इसका सुधारना पड़ेगा।
नहीं तो हम ऐसे ही अंधेरे में हाथ पैर पटकते रहेंगे। कोई भी बोलेगा महामारी आएगा, आंख बंद करके हम इधर उधर भागेंगे, क्योंकि हमारे सब सोल्जर एक ही जगह है, बीमारी और कहीं हो रहा है। और गिनती भी नहीं करते उसका अभी। एक कोई गिनती हो जाए नया बीमारी, WHO ने बोला तो 24 घंटे गिनती होता, बाकी हमारे यहाँ चिकनगुनिया डेंगू इससे उससे रोज से लोग पीड़ित है। टाइफाइड, डायरिया, डिसेंट्री, 4,000 बच्चे रोज मर जाते हैं हमारे, 2 से 4,000 रोज मर जाते हैं। कोई उसकी गिनती नहीं है। तो हमको इस बारे में सोचना है। तो हमको आज इतना ही कहना था। धन्यवाद। हम पूरा अभी कवर नहीं कर पाए, आर्ट ऑफ वार बहुत बड़ा किताब है, पर इसका जो छोटा फिलॉसफी भी है, हम 1% भी लागू नहीं कर रहे, हम दूसरे ही दिशा में जा रहे हैं। तो धन्यवाद।